दृश्य देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारंपरिक चिकित्सा पर आधारित इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। आज भी विश्व में 70 से ज्यादा देशों में पारंपरिक चिकित्सा को अपनाया गया है। हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय का गठन 9 नवंबर 2014 को किया गया था। प्रधानमंत्री का ये निर्णय भी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों जिसमें आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के विकास और प्रचार प्रसार के लिए एक समर्पित और केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया था। प्रधानमंत्री पारंपरिक चिकित्सा डिस्कवरी स्पेस का दौरा कर रहे हैं। भारत और दुनिया भर से पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान प्रणालियों की विविधता, गहराई और समकालीन प्रासंगिकता को प्रदर्शित करने वाली ये प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि किस तरह से विश्व के वो तमाम बड़े देश जो अपनी पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान और प्रणालियों को आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस पर विस्तार से ये प्रदर्शनी है। नितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये प्रदर्शनी उन तमाम देशों में जो प्राकृतिक चिकित्सा पर रोशनी डालती है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि किस तरह से तमाम देश इसे लेके आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए रितु, ये जो प्रदर्शनी लगाया गया है इसमें जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन हो या फिर मेडिटेरियन रीजन हो या फिर अफ्रीकन रीजन हो और इसके अलावा यूरोप का रीजन हो, तो जहाँ जहाँ भी ट्रेडिशनल मेडिसिन का प्रचलन है उसको यहाँ पर शोकेस किया गया है और जितने भी हर्बल है, औषधि है, उनको भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है और साथ ही साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसको लाया गया है जिसमें 1.6 मिलियन डॉक्यूमेंट इस पर अपलोड किया गया है। तो जिसमें जितनी भी नॉलेज है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया, तो उसी को शोकेस यहाँ पे किया गया। इस वक्त प्रधानमंत्री देख भी रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं और किस तरीके से हाल के दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ है ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में तमाम देशों में, उसको यहाँ पर शोकेस किया गया। तो उसी को प्रधानमंत्री देख रहे हैं। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी उनके साथ है। तो कल भी हमने देखा था कि जो जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर दिल्ली में छात्र हैं, वो देखने के लिए आए थे इस प्रदर्शनी को और वो ये जानना चाह रहे थे, जो स्टूडेंट थे, कि किस तरीके से ट्रेडिशनल मेडिसिन में हाल के दिनों में विकास हुआ है, उसको समझ रहे हैं और कई स्टूडेंट तो पहली बार उसको देख रहे थे। तो ये शोकेस इस प्रदर्शनी के जरिए किया गया है। जी नितेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैं, साथ ही साथ WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस हैं और हम जानते हैं कि पहले ग्लोबल समिट में डॉक्टर टेड्रोस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुलसी भाई कह के संबोधित किया था। और इस प्रदर्शनी में भी एक बड़ी बात जो दर्शकों के लिए भी है और वहाँ जो लोग मौजूद हैं प्रदर्शनी देखने के लिए, क्या नितेंद्र ये माना जाए कि कोविड के बाद से पारंपरिक चिकित्सा की ओर दुनिया एक बार फिर लौटी है? जी बिल्कुल, देखिए भारत ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में एक तरह से लीडर है, ग्लोबल लीडर है और ये जो समिट भी हो रहा है तो प्रधानमंत्री का ही आइडिया था कि हर 2 साल पे इस तरह के ग्लोबल समिट किया जाए। 2023 में पहला समिट हुआ था और उसके बाद 2 साल बाद 25 में हो रहा है और हम जानते हैं कि जामनगर में WHO का सेंटर खुला है। तो जब गांधीनगर में प्रधानमंत्री WHO DG को बोले थे कि आपका बेबी है और इसको आप किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, तो WHO DG ने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम जरूर इस सेंटर को आगे बढ़ाएंगे और दुनिया भर की जो नॉलेज है उसको एक रिसर्च हब बनाएंगे और उसी दिशा में हम देख रहे हैं कि ये सब आगे काम हो रहा है और जितने भी अब तक डेवलपमेंट हुए हैं उसको इस प्रदर्शन के जरिए शोकेस किया गया है। और जहाँ तक तुलसी भाई का सवाल है, निश्चित तौर पे गांधीनगर में ही प्रधानमंत्री ने
उनको ये नाम दिया था और बहुत ही खुश हुए थे WHO के DG और बहुत आभार जताया था प्रधानमंत्री को इस बात को लेकर के। तो एक तुलसी हम जानते हैं कि एक हर्बल पौधा है और हमारे यहाँ घर घर में पाया जाता है और औषधीय पौधा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये एक सिंबॉलिक नाम था जो प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया था। और खासतौर पर कोविड के बाद हमने देखा कि कैसे आयुष की पद्धति को घर घर लोगों ने काढ़ा और बाकी चीजों का उपयोग किया, जिससे जो आपकी इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ोतरी मिली। साथ ही साथ इस बार ये कोशिश किया गया कि AI को कैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन से जोड़ा जाए, ताकि जो पारंपरिक ज्ञान है और आधुनिक विज्ञान दोनों को साथ जोड़ करके समन्वय करके जो संसार में जो दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है हेल्थ उसका सोल्यूशन निकाला जाए। तो इस दिशा में काम हो रहा है। तो काफी कुछ टेक्नोलॉजी के जोड़ करके इस पर काम हो रहा है। खासतौर पर रिसर्च पे काफी फोकस है। प्रधानमंत्री का जोर इस बात पे था कि स्टैंडर्डाइजेशन हो, मानकीकरण किया जाए और जितने भी देश में रिसर्च हो रहा है उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। और ये जो 3 दिन का सम्मेलन है उसमें आपने देखा हो कि बहुत सारे सत्र हुए। इसमें खासतौर पर अश्वगंधा को लेकर के स्पेशल सत्र किया गया था। और अश्वगंधा चूंकि हम जानते हैं कि भारत की जो औषधि है वो काफी पॉपुलर है, US में टॉप 4 ब्रांड के रूप में है, उसकी बिक्री हो रही है। और UK के साथ भी भारत का एक करार हुआ है अश्वगंधा को लेकर के। तो भारत इसको शोकेस कर रहा है और एक स्पेशल सेशन भी रखा गया था। तो इस तरीके से जैसे क्यूबा के साथ भारत की एग्रीमेंट हुई है, 16 देशों के साथ बायलैटरल बातचीत हुई है भारत की और दोनों देशों से नॉलेज शेयरिंग हो रही है। बाकी अलग अलग देश भी आपस में नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं। बहुत ही एक यूनिक प्लेटफॉर्म है ये समिट, ताकि जो ग्लोबल जो हेल्थ की समस्या है उसको कैसे दूर किया जाए, उसको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ आगे बढ़ जाए। हम जानते हैं कि पर्सनलाइज आजकल हेल्थ केयर हो रहा है, उसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन की बहुत अहम भूमिका है। अब नितेंद्र, भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को एक स्ट्रक्चरल एक तरह से रूप देने के लिए ही आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था और भारत के लिए पारंपरिक चिकित्सा हमारी विरासत है, हमारी जड़ों में, हमारी जीवन शैली में शामिल है। क्या आप देखते हैं कि एक लंबा समय लगा लेकिन वो वक्त आया जब दुनिया आज भारत की इस ताकत को न सिर्फ आत्मसात कर रही है, स्वीकार कर रही है और उस पर आगे चल भी रही है? ये ग्लोबल समिट उसी को दर्शाता है। जी बिल्कुल। देखिए, आज की डेट में अगर हम देखें कि ट्रेडिशनल मेडिसिन की चर्चा हो रही है और न केवल जो पहले जो हम बोलते थे कि हीलर्स हैं, जो जिनका पारंपरिक वैद्य के जरिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का प्रसार होता था, अब वो निकल करके एकेडमिक में या फिर बाकी जगहों पे चर्चा हो रही है। आज दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। और इस वक्त आप देखिए, जब प्रधानमंत्री खुद देख रहे हैं, प्रदर्शनी में वहां जा रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि अलग अलग देशों की कौन कौन से औषधीय प्रोडक्ट है जिसको कौन कौन बीमारियों में उसका उपयोग किया जाता है, तो निश्चित तौर पे ये अब धीरे धीरे ग्लोबल बनता जा रहा है और लोग अपना रहे हैं। भारत में जहाँ तक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खुला है, यहाँ दिल्ली के अंदर, उसके अलावा गोवा में खुला है और अलग अलग सेंटर में खुल रहा है, कॉलेज खुल रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में आयुष के यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुल रहे हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि पढ़ाई भी होगी, पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टर तैयार होंगे और दुनिया के बाकी देशों में भी भारत ने कहा है, जितने देशों से समझौता हुआ है, तो वहाँ पे कैसे एजुकेशन के जरिए एक दूसरे की प्रैक्टिस को शेयर किया जाए। तो निश्चित तौर पे अब भारत लीडरशिप की भूमिका में है और यही वजह है कि जामनगर में WHO का सेंटर खोला गया है और भारत अपनी नॉलेज को दूसरे देशों के साथ शेयर कर रहा है और दूसरे देशों की जो नॉलेज है वो अपने भारत में आत्मसात कर रहा है। तो निश्चित तौर पे भारत की एक शाख बढ़ी है और उसमें प्रधानमंत्री के जो विजन है उसको साकार रूप ये ले रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारत में प्रमुख आचार्य और उनके योगदान जो रहे हैं, नितेंद्र, चाहे वो आचार्य चरक हों, सुश्रुत हों, वाग्भट हों, इनका जितना काम रहा है वो चरक संहिता के जरिए उस रचना में वो तमाम एक तरह से पद्धतियां, प्रणालियां सामने हैं जो आज, जिन्हें आज विश्व भी मान रहा है और भारत भी एक अलग तरीके से, एक तरह से एक उसे साइंटिफिक अंदाज के साथ अब लेकर आगे बढ़ रहा है। इस प्रदर्शनी के साथ साथ और इस पूरे दूसरे ग्लोबल समिट में कौन सी बड़ी बातें आपको लगता है जो विश्व के सामने आज के इस मंच पर प्रधानमंत्री भी रखेंगे और इस दूसरे ग्लोबल समिट के साथ दुनिया इस दिशा में आगे बढ़ने जा रही है? देखिए, 2-3 चीज जो यहाँ से होने जा रहा है। एक तो 2 पोर्टल की लॉन्च प्रधानमंत्री करेंगे और वो जो पोर्टल है उसमें खास बात है कि सब
एक तो आयुष इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल है, साथ ही साथ आयुष उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क यानी आयुष मार्क का भी शुभारंभ करेंगे। तो कहने का मतलब है कि मानकीकरण होना बहुत जरूरी है और जैसे जैसे साइंटिफिक एविडेंस आएगा और उस पर जो साइंटिफिक मुहर लगेगा तो लोगों में विश्वास बढ़ेगा और ये जो विश्वास बढ़ेगा तो धीरे 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 इस पे और भी काम होगा और लोगों में लोकप्रियता भी बढ़ेगी, क्योंकि एविडेंस बेस्ड होना जरूरी है। प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि जो हमारा नॉलेज है एक तो उसका डिजिटल किया जाए, साथ ही साथ उसको एक साक्ष्य आधारित एविडेंस आधारित किया जाए, उस पर रिसर्च ज्यादा से करें ताकि लोगों में भरोसा हो और उसका उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आपने जिक्र किया कि प्राचीन काल से जो हमारी ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, पांडुलिपियों के जरिए आ रही है, उसको डिजिटल माध्यम से कॉलेज स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जरिए और उसके बाद साथ ही साथ उसका जो फायदा हो डॉक्टर अगर पेशेंट का इलाज कर रहे हैं उसमें वो मिले और यही वजह है कि हमने देखा कि कई देशों के साथ जो बायलैटरल टॉक हुए उसमें इस बात का जिक्र है। क्यूबा के बारे में कहा जाता है, क्यूबा के साथ कल भारत का एक करार हुआ। क्यूबा में हम जानते हैं कि जीवन प्रत्याशा सबसे अच्छी मानी जाती है और उसमें वहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन का उपयोग होता है, तो भारत ने उनके साथ करार दिया है, यूके के साथ करार हुआ है, जर्मनी के साथ हुआ है, नेपाल के साथ हुआ है, बाकी और जो देश है उनके साथ करार किया है। तो कोशिश ये है कि स्वास्थ्य सेवा का जो भविष्य है वो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय में निहित है और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और वो बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से व्यक्ति आधारित जो स्वास्थ्य सुविधा बढ़े उस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। जी नितेंद्र, आयुष मार्ग किस तरह से भविष्य में इस क्षेत्र में बड़े परिवर्तन लेकर आएगा? देखिए सबसे बड़ी आयुष मार्ग से फायदा ये होगा कि ब्रांडिंग की हम बात करते हैं तो अगर उसका मार्क लगेगा तो ये होगा कि विश्वसनीयता बढ़ेगी और एक ग्लोबल ब्रांडिंग होगी कि अगर मान लिया कि आयुष मार्ग किसी प्रोडक्ट पे लगता है तो उसकी तो विश्वसनीयता बढ़ेगी, साथ ही साथ लोगों की रीच में भी जाएगा, क्योंकि आज हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा खरीदें कौन सा नहीं खरीदें। अगर अश्वगंधा की ही बात की जाए तो अश्वगंधा में कब लेना है, कैसे लेना है, किस उम्र वर्ग के लेना है, तो वो लोगों को बहुत पता नहीं है। अल्टीनेस की अगर डॉक्टर के पास नहीं जाए, आयुर्वेद के डॉक्टर वो अगर बताएंगे, लेकिन यूएस में हमने देखा है कि वहाँ पे सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन भारत में उतना लोकप्रिय नहीं है। तो जैसे ये मार्क लगेगा तो उसका एक तो ब्रांडिंग बढ़ेगी, साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट के तौर पे अगर देखें तो निर्यात भी होगा, हमारा प्रोडक्ट है, रोजगार भी बढ़ेंगे, कंपनियां भी खुलेंगी और दूसरे देश में हम प्रोडक्ट भी बेच पाएंगे। उसी तरीके से अगर दूसरे देश के अगर कोई प्रोडक्ट है आयुर्वेद का उस पर वो मार्क लेगा तो दूसरे देशों में उसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा और विश्वसनीयता बढ़ेगी। जी नितेंद्र, आपने जिक्र किया इस प्रदर्शनी में कई देशों ने अपने यहाँ जो पारंपरिक एक तरह से चिकित्सा पद्धतियां हैं, प्रणालियां हैं, उसका प्रदर्शन किया है। ऐसे में क्या बड़े एक तरह से अंतर भी दिखाई देते हैं भारत और इन देशों के बीच में, और इन देशों से क्या विशेष इस प्रदर्शनी में मौजूद है? देखिए भारत को सभी देशों ने माना कि आप ग्लोबल लीडर हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन में, तो जो ज्ञान भारत के पास है या जो प्रैक्टिस में है आयुर्वेद हो या बाकी चीजों में उसको यहाँ डिस्प्ले किया गया है और बाकी जो दूसरे देश है वो चाहते हैं कि आप कैसे हमको मदद कर सकते हैं। जितने भी बायलैटरल टॉक हुई यहाँ पे उसमें ये सामने बात आई कि भारत कैसे मदद कर सकता है और प्रदर्शनी में जो मैंने देखा कि कोरिया का या फिर जो एक अफ्रीकन कंट्री था उनके जो ट्रेडिशनल हीलर्स थे वो कल जो भारत के जो स्टूडेंट आए हुए थे उनको वो बता रहे थे कि कैसे हमारे देश में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा मेडिटेशन के लिए कम से कम मैंने देखा कि 3 एक जगह बना हुआ वहाँ पे जहाँ पे लोग मेडिटेशन करते थे, खुद प्रैक्टिकल नॉलेज लेते थे। वहाँ करीब करीब 15 मिनट 10 मिनट 2 मिनट 3 मिनट इस तरह का सेशन था और लोग ध्यान लगाते थे, वहाँ पे सुनते थे। तो ये धीरे धीरे उनको लगता है कि हाँ अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो उनको फायदा हो रहा है, इंटरनल फायदा हो रहा है, उनकी जो एक टेंशन है या स्ट्रेस है उसमें कमी आ रही है, तो लोग खुद फील कर रहे थे। तो इसी तरीके से अलग अलग देश ने अपना शोकेस किया हुआ है, खासतौर पे जो हर्बल मेडिसिन है उसको भी शोकेस किया गया है। तो जितने भी यहाँ पे विजिटर थे वो जाकर देखे, जितने भी डेलीगेट्स आए थे वो भी जाकर के देख रहे थे कि कैसे उसका फायदा ले सकते हैं, मिल सकता है। तो इस प्रदर्शन में खासतौर पे जो लेटेस्ट अगर दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा में जो कुछ भी है
उसको यहाँ पे शोकेस किया गया है और डिजिटल फॉर्म में भी यहाँ पर इसको शोकेस किया गया प्रदर्शनी में। जी, नितिन बता रहे थे चीनी चिकित्सा में, अफ्रीकी पारंपरिक चिकित्सा, ये सब में इस क्षेत्र में जो एक बिखराव था, उस बिखराव को कम करते हुए अब पारंपरिक चिकित्सा को लेकर ये दूसरा ग्लोबल समिट है, किस तरह से एक मंच पे लाना संभव हुआ है और साथ ही दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों में मौजूद पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों जैसे आयुर्वेद है, चीनी चिकित्सा है, अफ्रीकी पारंपरिक चिकित्सा है, इस ज्ञान को इकट्ठा करना, इसका डॉक्यूमेंटेशन करना, यहाँ से कैसे वो अब संभव होगा? देखिए, दो चीज है। जब से इसमें 2 साल पहले प्रधानमंत्री जब आइडिया दिए थे कि हर 2 साल पे इस तरह का समिट होना चाहिए, तो उसको 2023 में गांधीनगर में हुआ था, तो गुजरात डिक्लेरेशन किया गया था। उसके बाद ये 2 साल बाद दिल्ली में हो रहा है और हम जानते हैं कि जामनगर में WHO का सेंटर खुला है और विश्व स्वास्थ्य संगठन में जो हेल्थ असेंबली है उसमें 10 साल का एक रोड मैप बना है और उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में कि कैसे दुनिया इस रोड मैप के जरिए आगे बढ़ेगी। तो आप सोचिए कि विजन